हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक भारत में सामाजिक सुधार, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्या सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि भारत में कैसे कैसे सुधार हुआ, पहले के ज़माने में क्या क्या गलत चीज़ें थी, अब उनको कैसे सुधारा गया धीरे धीरे करके। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें अभी देखने वाले हैं और इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे चलो, तो स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। तो इसमें जैसे हमारी हिंदू सोसाइटी थी, ठीक है, थ्योरेटिकल बात है, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। हिंदू सोसाइटी थी, तो उस टाइम पे इसमें क्या क्या गलतियाँ थी भाई। बहुत सारे लोग अब गलत तरीके से व्यवहार करते थे, क्रूअल्टी करते थे, सती प्रथा के खिलाफ, विधवा के खिलाफ, ऐसा कुछ होता था ना। सती प्रथा चलती थी, विधवा हो जाती थी तो उनको साथ जला दिया जाता था। सुपरस्टिशन मतलब किस में विश्वास किया जाता था, अंधविश्वासी होते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे थी और ये सब चीज़ें चलाई जाती थी कुछ लोगों द्वारा, जिससे कि उनका घर चलता रहे। तो ये उस टाइम पे सब चीज़ें थी। ठीक है, और ये बहुत ही लंबे टाइम से हमारे भारत में थी। तो अब हम इनके पढ़ने वाले समाज सुधारकों को एक एक करके कि कैसे कैसे समाज सुधार हुआ, क्या क्या चीज़ें हमारे देश में हुई। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस चीज़ को। राजा राम मोहन राय, ये रॉय लिख गया, राय है। ठीक है, और ठीक है, चलो राजा राम मोहन राय, चले आगे। इन्होंने कब से कब तक अपना मतलब समाज सुधार में अपना योगदान दिया, तो 1772 से 1833 तक। ठीक है, तो ये जो है राजा राम मोहन राय जी हमारे कहाँ पे इनका जन्म होता है, वर्धमान में, बंगाल में, बंगाल के वर्धमान जिले में। ठीक है, वर्धमान जिले में इनका जन्म होता है और इनकी डेथ होती है कहाँ पे, ये भारत में नहीं मरते हैं, ये ब्रिटेन में मरते हैं, ब्रिस्टन नामक जगह पे, इंग्लैंड में। ठीक है, इनकी मृत्यु होती है। क्लियर, तो इतनी बात समझ में आई। इनको ना कुछ टाइटल्स दिए गए थे, जैसे कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का जनक भी कह सकते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिंदी में लिख लो, आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का जनक। समझ रहे हो, साउंड वैसे सही आ रही होगी, जिसको कम आ रही है वो ईयरफोन यूज कर लेना। ठीक है जी, आधुनिक भारत का जनक इनको कहा जाता था। ठीक है, चलें आगे। और क्या टाइटल थे इनके पास, जैसे कि एक था पूर्ण जागरण का, पूर्ण जागरण का, हिंदी में लिख रहा हूं आज तो, का अग्रदूत, अग्रदूत। ठीक है, और एक टाइटल और था इनके पास, क्या लिख लिया ये आप सभी ने। चलें आगे, नेक्स्ट टाइटल लिखवाऊं। तो नेक्स्ट था स्टार ऑफ न्यू मॉर्निंग, स्टार ऑफ न्यू मॉर्निंग। क्लियर है इतनी बात। तो ये इनको 3 टाइटल दिए गए थे। अब इनके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने कैसे हमारे समाज में सुधार किया, जो समाज में कमियां थी उनको सही किया। ठीक है, तो चलिए इनकी बात कर लेते हैं 1814 से। तो इन्होंने 1814 में, ठीक है, 1814 की बात कर रहे हैं, तो हम 1814 में क्या होता है, ये करते हैं आत्मीय सभा का गठन, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा इन्होंने क्या क्या चलाया, कि इसके द्वारा इन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम को खत्म कीजिए, कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए। और क्या कहा इन्होंने कहा कि चाइल्ड मैरिज मतलब बच्चों की शादी जो होती थी उसको बंद किया जाना चाहिए। ठीक है,
इन्होंने कहा मूर्ति पूजा को बंद करो, मूर्तियों की जो हम पूजा करते हैं उनको बंद करो। ठीक है, ये बातें इन्होंने कही थी। और एक बात और कही थी इन्होंने कि जो हमारी विडो हैं, विधवा औरतें हैं, उनकी दोबारा से मैरिज स्टार्ट की जाए, कि वो दोबारा से उनकी शादी की जा सके। ठीक है, तो मैरिज इनकी स्टार्ट की जाए, इनकी ये डिमांड थी। ठीक है, तो इन्होंने इतनी सारी चीज़ों का प्रस्ताव रखा है अपनी आत्मीय सभा के दौरान। 1814 की बात है ये। अब 1816 में ये क्या करते हैं, वेदांत सोसाइटी का गठन करते हैं। 1816 में वेदांत सोसाइटी। ठीक है, इनके बारे में पूरा कालखंड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे बात करें तो ये 1817 में क्या करते हैं, हिंदू कॉलेज की स्थापना। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसकी हेल्प के साथ, तो डेविड हेयर की हेल्प लेते हैं। ये एक अंग्रेजी अफसर था, इसकी हेल्प के साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, और 1820 में, अब 1820 की बात कर ले तो इन्होंने एक बुक लिखते हैं। ये बुक का नाम क्या है, प्रिंसेप ऑफ जीसस। प्रिंसेप ऑफ जीसस, प्रिंसेस ऑफ जीसस नाम की ये बुक लिखते हैं, जिसमें इन्होंने कंपेयर करके दिखाया किसको, ग्रंथ को, मतलब अलग अलग धर्मों के ग्रंथों को इसने क्या किया, कंपेयर किया इन्होंने सारे ग्रंथों को। ठीक है, और बताया कि किसमें क्या कमियां हैं, क्या इनमें बातें लिखी हुई हैं, उस सबको इन्होंने कंपेयर करके बताया हुआ है इस अपनी किताब में, प्रिंसेप ऑफ जीसस में। चलें आगे, अब इनकी बात कर लेते हैं 1825 में। 1825 में वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। वेदांत कॉलेज की, इस कॉलेज में क्या होती है कि दोनों टाइप की एजुकेशन दी जाती है। कौन कौन सी, एक तो आपको पता है वेस्टर्न एजुकेशन होती है और एक इंडियन एजुकेशन उस टाइम पे। तो इस कॉलेज में दोनों टाइप की एजुकेशन दी गई, एक तो विदेशी वाली भी और एक भारतीय एजुकेशन, दोनों दी गई। ठीक है, चलें आगे, और क्या क्या होता है इनके द्वारा सब कुछ हम जानेंगे डिटेल में। तो इनके द्वारा अगर आगे की बात करें हम, तो चलिए 1825 में तो लिख लिया ना हमने, अब 1828 लिखना। 1828 में ये ब्राह्मो समाज सुना होगा ना आपने, ब्रह्मो समाज, या इसको एक नाम से और जानते हैं, किससे, ब्रह्म सभा के नाम से इसको जानते हैं। तो आपको ये बात आ गई समझ में। तो 1828 में 20 अगस्त 1828 को इसका गठन किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम 1830 में। कहां पे आ जाते हैं हम, 1800, मैं मार्कर ले लेता हूं, 1830 में। 1830 में क्या होता है, इनको जो उस टाइम का मुगल साम्राज्य था अकबर, आप देखो सही लिखा जा रहा होगा, अकबर 2 कहां भेजता है, इंग्लैंड में इनको भेजता है। कहां पे, इंग्लैंड में। ठीक है, 1830 में इंग्लैंड में भेजा जाता है इनको। और अकबर 2 इनको एक टाइटल देता है इस टाइम पे, जो इनके नाम में भी लिखा हुआ है, राजा राम का टाइटल, इन्हें राजा का टाइटल दिया जाता है। इनका नाम तो राम मोहन राय था, टाइटल इनको क्या देता है, अकबर 2 राजा का टाइटल देके इन्हें वहां पे भेजता है। ठीक है, चले आगे, अगली बात जानते हैं हम। इससे पहले ही 1830 से पहले 1829 की बात कर लेते हैं हम। 1800, एक मिनट, 1829 की बात कर लेते हैं। छोटा लिखने में ना ऐसे प्रॉब्लम होती है, और कुछ नहीं है। 1829 की बात करेंगे तो 1829 में क्या होता है, सती प्रथा, बड़ा ही लिख लेता हूं मैं, नहीं तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अबोइलेशन ऑफ सती प्रथा, ए है ये। ठीक है, अबोइलेशन ऑफ सती प्रथा, हिंदी वालों के लिए सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत।
ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो सती प्रथा का अंत कर दिया जाता है किसके द्वारा, उस टाइम के, क्योंकि राजा राम मोहन राय की कोई सरकार तो थी नहीं, तो इन्होंने उस टाइम के जो हमारे गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक के साथ मिलके ये किया था। ठीक है, चलें आगे। अब अगर मैं सती प्रथा की बात कर रहा हूं तो सती प्रथा के बारे में राजा राम मोहन राय ने किताब लिखी थी। कब? 1819 में एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था शब्द कौमुदी। शब्द, एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन क्लियर करनी पड़ेगी। उस किताब का नाम क्या था? शब्द कौमुदी। ठीक है, शब्द कौमुदी, इंग्लिश में लिख लेते हैं SHABD, शब्द कौमुदी। ठीक है, तो ये बुक लिखी गई थी जिसमें इसने राजा राम मोहन राय जी ने नेगेटिव एस्पेक्ट्स, मतलब जो इसकी खराब बातें थी ना, वो सारी बताई थी राजा राम मोहन राय ने। किसके बारे में, किसके बारे में बताई थी? तो ये बताई गई थी सती प्रथा के बारे में। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। तो इसी टाइम पे अगर जब राजा राम मोहन राय इतना काम कर रहे थे तो उन्हीं का खिलाफ भी कुछ लोग थे, जैसे कि एक उस टाइम पे होते थे राजा राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव ये उस टाइम के राजा थे, मतलब राजा नहीं कहेंगे, या जैसे इनको उपाधि थी ऐसी उनको भी उपाधि मिली हुई थी। तो उन्होंने गठन किया धर्म सभा का। ये किस चीज का गठन करते हैं? धर्म सभा का। किसके खिलाफ? राजा राम मोहन जी के खिलाफ, राजा राम मोहन रॉय के खिलाफ 1832 में गठन करते हैं। और ये एक रूढ़िवादी नेता थे। ठीक है, समझ गए आप? और जैसा कि आपको पता है फिर 1833 में राजा राम मोहन राय की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, तो डेथ होने के बाद क्या होता है? 1833 में देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर जी इसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय। ठीक है, किसके ऊपर कंट्रोल करते हैं ये तो आपने बताया ही नहीं। तो ये जो ब्रह्मो समाज बनाया गया था ना, उसके अब ये चेयरमैन हो जाते हैं, मतलब उसको अब ये देख रेख यही करते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है, चले आगे। अब ये चलता रहता है ऐसे धीरे धीरे। तो अब बात आ जाती है 1839 में। 1839 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ही एक और समाज की स्थापना करते हैं जिसका नाम था तत्वबोधि समाज। तत्वबोधि समाज। ठीक है, और इसी के नाम से देवेंद्रनाथ टैगोर अपनी पत्रिका, एक पत्रिका रिलीज करते हैं, पत्रिका का प्रकाशन करते हैं जिसका नाम भी क्या रखा गया? तत्व बोधनी। कर लेना इसको, तत्व बोधनी है ये। ठीक है, तत्व बोधनी पत्रिका। तत्व, ये लिखा नहीं जाएगा हिंदी में, चलो इंग्लिश में लिख देता हूं, तत्व बोधनी पत्रिका। ठीक है, समझ गए? ये पत्रिका यहाँ पे के है ये। चलें आगे, चलिए। तो इस समाज के मेंबर कौन कौन थे जो तत्वबोधनी बनाया गया? तो इसके मेंबर बने ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र एक मिनट रुकना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक मेंबर तो ये बनते हैं। दूसरे अक्षय कुमार दत्त, अक्षय कुमार दत्त ये मेंबर बनते हैं। तीसरे किसको बनाया जाता है? राजेंद्र लाल मिश्रा। तीसरे कौन थे? लिख लो, ऊपर लिख देता हूं मैं छोटा सा, राजेंद्र लाल मिश्रा। ठीक है, तो ये तीन मेंबर बनाए गए थे किसके? तत्वबोधनी समाज के। आगे चले। अब आगे क्या होता है? वैसे ये समाज चल रहा था, तो अब आ जाती है बात 1858 में। 1858 में क्या होता है? केशव चंद्र सेन, केशव लिख लो नाम, केशव चंद्र
केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, जो हमारा ब्रह्मो समाज था ना उसको पीक पे ले जाते हैं, मतलब उसके उस टाइम पे अपने पीक पे होता है ब्रह्म समाज। पीक पे मतलब होना कि उस टाइम पे उस चीज की काफी प्रचार प्रसार होता है, काफी बातें मानी जाती हैं, ठीक है। और इसी के तहत नेटिव मैरिज एक्ट पास होता है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया भी है ये, जिसमें गर्ल की शादी की एज डिसाइड हो जाती है 14 साल और बॉय की 18 साल डिसाइड कर दी जाती है इन्हीं के प्रयासों द्वारा, ठीक है। केशव चंद्र सेन के प्रयासों द्वारा ये सब चीज होती है, ठीक है। उसके बाद आगे चले, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होती है, ब्रह्मो समाज में फूट पड़ जाती है, ठीक है। भाई ब्रह्मो समाज किसने बनाया था, राजा राम मोहन राय ने। फिर इसको कंट्रोल किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने। फिर 1858 के आसपास इसको केशव चंद्र सेन ने ऑपरेट किया, ठीक है। फिर क्या होता है, ब्रह्मो समाज में फूट पड़ जाती है और ये दो भागों में बट जाता है। एक तो बटता है, एक का नाम रखा गया आदि ब्रह्मो समाज, आदि ब्रह्मो समाज, और दूसरे का रखा गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये लिख लो आप, ब्रह्मो, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको। पहले का नाम रखा गया आदि ब्रह्मो समाज, यहां से लिख लो आप, और दूसरे का नाम क्या रखा गया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये दो नाम रखे जाते हैं अलग अलग। ये पहले वाला तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी के पास रह जाता है, 1866 में होती है ये फूट, आपको मैं बता दूं 1866 में ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये वाला तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी के पास पहले वाला, और दूसरे वाला जो हमारे केशव चंद्र सेन जी थे उनके पास ये रह जाता है। तो इस प्रकार इनमें फूट पड़ जाती है 1866 में आके। जो ब्रह्मो समाज किसके द्वारा बनाया गया था, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा बनाया गया था। क्लियर। अब केशव चंद्र आपने पढ़ लिया, भारतीय ब्रह्मो समाज का गठन कर देते हैं, ठीक है। बट क्या करते हैं कि इन्होंने रूल तो बनवाए रखे थे और अपनी ही 13 साल की लड़की की ये शादी कर देते हैं, किससे, कूच विहार, अपनी 13 साल की लड़की, रूल क्या था 14 साल की लड़की की उम्र होनी चाहिए, कूच विहार के राजा से इसकी शादी कर देते हैं, ये कूच विहार के राजा से, ठीक है। तो उसी की वजह से फिर क्या हो जाता है, फिर से इसमें फूट पड़ जाती है और ये दो भागों में बट जाता है फिर से। तो भारतीय ब्रह्मो समाज किस भागों में बटेगा, अब दो भागों में। जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था ना, फिर से दो भागों में बटने जा रहा है। एक का नाम रखा जाता है साधारण ब्रह्मो समाज और एक का नाम रखते हैं भारतीय ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो साधारण ब्रह्मो समाज और भारतीय ब्रह्मो समाज लिखना चाहो तो लिख लो, बोल रहा हूं दोबारा से धीरे धीरे। साधारण ब्रह्मो समाज और भारतीय ब्रह्मो समाज, इन दो भागों में ये बट जाता है। कौन से साल में, 1878 में, क्योंकि इन्होंने अपनी 13 साल की लड़की की शादी कर दी थी। तो इस वजह से ये सब चीज होती है। और जो हमारा साधारण ब्रह्मो समाज बनता है उसका नेतृत्व कौन करते हैं, फिर उनके दो बंदों के नाम लिख लो जो इसका आगे लेके जाएंगे, शिवनाथ शास्त्री, और दूसरा कौन होगा, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। ये इसको आगे लेके जाते हैं, ठीक है। अब हमने एक मेंबर का नाम अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब उनकी बात करते हैं थोड़ी सी। ईश्वर चंद्र, हेडिंग लगा सकते हो आप, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 में इन्होंने, ये क्या थे, प्रिंसिपल थे संस्कृत स्कूल के, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, फिर अप्लाई करते हैं किसके, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, अपनी मतलब इंग्लिश समझने के लिए और सीखने के लिए, ठीक है। संस्कृत स्कूल के एक प्रिंसिपल हुआ करते थे। फिर इन्होंने वेस्टर्न भाषा को सीखने का निश्चय किया और इन्होंने
सबसे बड़ा क्या काम किया था अपने टाइम में, जो हमारी संस्कृत वर्णमाला थी ना, जो बड़ा ही मुश्किल था समझना, जिसको संस्कृत वर्णमाला को, किसको, संस्कृत वर्णमाला जिसको हम कहते हैं ना, जो ग्रामर एक तरीके से, उसको बंगाली में कन्वर्ट किया था इन्होंने, बंगाली भाषा में इन्होंने कन्वर्ट किया था संस्कृत वर्णमाला को। ठीक है, और इन्होंने क्या, किस चीज़ पे फोकस किया था, इनका मेन फोकस था विधवाओं की शादी करवाना और लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर फोकस इनका ज़्यादा था। ठीक है, तो बस इनके बारे में इतनी सी ही बात है, ये सब हमने जान ली है। क्लियर। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, हमारे पास अभी कुछ क्वेश्चंस है। अभी हमारा रह गया है ये आधा ब्रह्मो समाज, मतलब आधा क्या हो गया है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब बचे कितने हैं, आधे और बच गए हैं, उनको भी हम आज ही करने वाले हैं, पूरा करेंगे, मतलब आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, सॉरी आज तो यही क्लास हो पाएगी क्योंकि टाइम कम बचा है। आज हम क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो बच गए वो कल की क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे हमारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कौन से हैं, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए थे और उस समय काल के क्वेश्चन है, जो पुर्तगाली वगैरह आए थे, मतलब यूरोपीय साम्राज्य हमारे भारत में आना शुरू हुआ था। समझ गए आप इतनी बात को। तो पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये हार्ड है और मेरे को पता है ये क्वेश्चन मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो नहीं करवाया था, तो वहां पे जाके इसको ऐड कर लेना, क्योंकि बहुत मैं सारी चीजें कवर नहीं कर सकता, आपको भी पता है, कोई भी टीचर नहीं कर सकता एक बार में सारी चीजें कवर, कुछ ना कुछ छोटी चीजें रह जाती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, रेयरली पूछा जाता है, तो रेयरली पूछे वाली चीजें को बहुत कम कराया जाता है, तो इसलिए मैंने भी नहीं कराया। बट मैं क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूं जिससे कि आपका कुछ भी ना छूटे, पूरा 100% कवर हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो जो हमारे अंग्रेजी जहाज था जो पहली बार भारत आया था वो था रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन। कई बार पढ़ाते टाइम ना कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो उन चीजों को भी मैं कवर कर लेता हूं क्वेश्चंस के थ्रू, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ला रहा हूं अब मैं, तो इसमें पूरा टॉपिक कवर होता है। चले आगे। सेकंड क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। बच्चा अगर पढ़ रहे हो ना तो नोट्स से क्वेश्चन ना 10 क्वेश्चन करा रहा हूं तो 8 नोट्स में से है, तो आप समझ सकते हो कि आपको कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है। बस आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं और रिवाइज करना है। ठीक है, और वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, इतनी सी चीज करनी है आपको। तो बताइए पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित की गई थी। पहली फैक्ट्री जो हमारी स्थापित की गई थी तो आपको याद होगा सूरत में। मैंने उस टाइम पे जब ये करा रहा था तो ये भी बताया था किसके प्रयासों द्वारा ये स्टैब्लिश की गई थी भारत में, सूरत में जो कही गई थी। ठीक है, चलें आगे, और देख ही रहे हो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। ठीक है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था, मतलब कहने का ये क्वेश्चन भी कराया मैंने, नोट्स देखो कि डच सबसे पहले आके कहां पे उन्होंने कब्जा किया था, एक तरीके से ऐसे समझ लो। तो उन्होंने सबसे पहले आके मसूलीपट्टनम पे कब्जा किया था। कहां पे कब्जा किया था, मसूलीपट्टनम पे। आपको ये बात याद होगी, ठीक है ना। चलें आगे। तो होप सो आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। तो डचों ने कहां पे किया था, मसूलीपट्टनम पे। ठीक है, और ये मेनली किस लिए आए थे आपको याद होगा, उस टाइम पे मैंने बताया था कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ के लिए आए थे, और मसूलीपट्टनम पे इन्होंने 1605 में क्या किया था, कब्जा किया था, मतलब यह पहली बार आके वहां पे अपना अधिकार जताया था। अगला क्वेश्चन पढ़िए। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो आपको याद है कि मैंने आपको वहां पे बताया था ना, ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री बताई थी आपको, कहां पे उन्होंने लगाई थी। ठीक है ना, याद होगा आपको। तो बताइए कहां पे उन्होंने अपनी कंपनियां लगाई थी, याद है आपको कुछ। तो ये मैंने आपको बताया था कासिम बाजार में। ये मेरे को इतना भी याद है, मैंने लिखा नहीं था, बस वर्बली बोला था, तो शायद आप नोट्स में देखो आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, जिसने क्लास देखी है उसको पता होगा, और जिसने नहीं देखी क्लास नंबर 4 जाके देखना, जिसमें मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। क्लास नंबर 3 देखना और 4 दोनों, उनमें ये मिल जाएगा कि चार्ल्स द्वितीय ने किसकी राजकुमारी से विवाह किया था जब उन्हें बंबई दहेज में मिला था। तो आपको याद होगा कि पुर्तगालियों की राजकुमारी से इन्होंने शादी की थी, जिसके बदले पुर्तगालियों ने मुंबई इनको दहेज में दे दिया था। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को भी। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाई थी और यूरोपीय साम्राज्य शुरू किया था तो पहली लाइन ही ये थी मेरी। तो समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों को क्यों जाएगा भाई? वास्को डी गामा भारत आया था तो वो कौन था? एक पुर्तगाली था। ठीक है, हमने पढ़ा था ना पहले, सबसे पहले क्या पढ़ा था? पुर्तगीज को ही पढ़ा था हमने सबसे पहले। तो वो कौन था? एक पुर्तगाली था जो पहली बार जिसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। नहीं तो पहले कैसे व्यापार तो पहले भी होता था विदेशों के साथ। वो कैसे होता था? जो हमारा ऐसे होते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान होते हुए ऐसे यूरोप में हम जाते थे पहले, बट फिर इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की। अगला क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ये तो अभी बताया मैंने, पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया आपको। वास्को डी गामा ने ये खोज की थी, वो केप ऑफ गुड होप से भारत की तरफ आया था रास्ता ढूंढते हुए समुद्री मार्ग का। आगे चले, ये सेम ही क्वेश्चन है, चलें आगे। ये बताइए, ये क्वेश्चन भी डिक्टो जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही वर्डिंग के साथ बोला है। तो भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो सबको पता है पुर्तगाली थे। मैंने आपको बताया था ना, गोवा में ये अभी भी हैं, बट अब इनका मतलब राज्य तो खत्म कर दिया गया था 1961 के टाइम पे, बट ये अभी भी वहां पे बसे हुए हैं। चर्च वगैरह आपको वहां पे ज्यादा मिलती हैं। चले आगे, अगला क्वेश्चन। भारत में देखो, बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, हु इज द रियल फाउंडर। ठीक है, एक तो था क्वेश्चन हु इज द फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर, और एक था हु इज द रियल फाउंडर, वास्तविक नींव किसने रखी थी। तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था अल्बुकर्क ने, ऐसे लिखा था मैंने, अल्बुकर्क। ये इंग्लिश में लिख लो जिसको लिखना है, अल्बुकर्क ने। हिंदी में क्वेश्चन इसलिए लाता हूं कि इंग्लिश वालों को भी समझ आ जाते हैं, तो इंग्लिश वालों को ज्यादा समस्या नहीं होती है, बट इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप समझ सकते हो, जिसने हिंदी में ही पढ़ाई की है वो नहीं समझ पाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। और तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन पूरे। तो यहां पे आज लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। ठीक है, अभी आपको मैं एक जरूरी बात और बताता हूं, देखो ध्यान से। यहां पे एक क्वेश्चन, दोनों ये भी नोट्स में से, तीसरा भी नोट्स में से, चौथा भी नोट्स में से, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, और ये वाला भी, आठवां भी। बस ये नहीं था। तो मैंने आज कितने क्वेश्चन कराए आपको? 9 क्वेश्चन कराए। 9 में से 8 नोट्स में से मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हो। क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं। क्वेश्चन देखो, सीपीओ देखते जाओ, सीपीओ 10+2 CHSL, SSC CGL, SSC CGL, SSC CPO, MTS CHSL, CGL, CPO। ठीक है, तो देखो सारे SSC के क्वेश्चन है ये। कल मैंने रेलवे के कराए थे लास्ट क्लास में, एक क्लास में तो मैंने UPSC के भी कराए थे, वो भी सारे किस में से निकले थे? हमारे नोट्स में से थे। तो ये समझ सकते हो आप कि किस लेवल का आपको कंटेंट मिल रहा है और कितनी आसानी से मिल रहा है, आपको समझ भी आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और कुछ ज़्यादा चीज़ें रिसर्च करके ऐड करने की कोशिश करूँ, क्योंकि वीडियो पे व्यू नहीं आएंगे तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा फिर आगे आपको क्लास कराने में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। सेशन कंटिन्यू रहेगा, आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच।